नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित, सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। लोकसभा चुनाव का पहला राउंड यानी पहला दौर खत्म होते ही प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमले का गेर एकदम बदल दिया। प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर लगातार निशाना साध रहे हैं। पीएम मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो लोगों की संपत्ति उन्हें बांट देगी। जिनके ज्यादा बच्चे हैं, पीएम मोदी ने अपनी बात समझाने के लिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस भाषण का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक, पहला दावा अल्पसंख्यक मुस्लिमों का है। यह 2006 का भाषण है। यानी प्रधानमंत्री मोदी का प्लान कांग्रेस को तुष्टीकरण की पिच पर बुरी तरह से घेरने का है, क्योंकि पीएम मोदी के हमले करते ही पूरी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है। व्यूअर्स, कांग्रेस के ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी पहले चरण के बाद हार को भांप चुकी है, इसलिए लोगों का ध्यान भटका रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है। इस बीच तुष्टीकरण की हैरान करने वाली खबर यह है, कर्नाटक से आई है, जहां कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के ही एक पार्षद की बेटी को फयाज नाम के सिरफिरे ने चाकू गोदकर मार डाला, जिसके बाद इस पिता का आरोप है कि कांग्रेस सरकार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। यानी कांग्रेस के पार्षद कांग्रेस की सरकार पर किसी दबाव में काम करने का गंभीर आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी दावा कर रही है कि किस दबाव की बात लड़की के पिता कर रहे हैं, वो दरअसल कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक है। तो क्या लोकसभा चुनाव अब तुष्टीकरण और वोट बैंक की धुरी पर घूमने लगा है? आर पार में आज इन्हीं दोनों मुद्दों पर होगी सबसे बड़ी चर्चा, सबसे बड़ी पॉलिटिकल चर्चा। वोट बैंक की ढाल है, तुष्टीकरण की चाल है। स्वागत है आपका आर पार में व्यूअर्स। ये दो खबरें आज दिन भर ट्रेंड करती रहीं। दोनों ही खबरों की जड़ें तुष्टीकरण से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि पहले चरण के बाद कांग्रेस का मैनिफेस्टो एक बार फिर से चर्चा में है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण के गंभीर आरोप लगाए हैं। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। दुबई के मुसलमान से मोहब्बत, सऊदी के मुसलमान से मोहब्बत और सीमांचल के बेटे अख्तरुल ईमान से नफरत क्यों? मोदी जी बताओ। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. इकोनॉमिक सर्वे होगा, फाइनेंशियल सर्वे होगा, सबको पता लग जाएगा हिंदुस्तान के धन में किसकी कितनी भागीदारी है। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है, वो पैसा कहां जाना वाला है? मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी। जिसके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं हैं तो ऐसी चीजें लाते हैं। मंगलसूत्र तक क्यों पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी? आज राहुल गांधी जी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात कर रहे हैं खड़े होकर। हिस्सेदारी न्याय क्या होता है? आप कहीं ना कहीं प्रवोक कर रहे हैं। कांग्रेस पर ऐसे आरोप सिर्फ पीएम मोदी अब बीजेपी ने ही नहीं, बल्कि कर्नाटक में उन्हीं की पार्टी के पार्षद निरंजन हीरेमठ ने भी लगाए हैं। ये वही निरंजन है जिनकी बेटी को दिन दहाड़े फयाज ने चाकू से गोदकर मार डाला था। एनकाउंटर करना चाहिए था। हम तो विश्वास भी टूट गया उनके ऊपर। या आपसे नहीं होता है तो सीबीआई को दो। ಉಜಿಹಾದು ನನಗೆ ಬಂದಿರೋ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। वर्तमान सरकार तुष्टीकरण पर चली है, उसको कर्नाटक की जनता माफ नहीं करेगी। सवाल है कि क्या तुष्टीकरण और राजनीति कभी ना टूटने वाला गठबंधन है? क्या वोट बैंक के लिए सियासी दल किसी भी स्तर तक जा सकते हैं? आज
इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। वोट बैंक की ढाल, तुष्टीकरण की चाल। तो वोट बैंक की ढाल है और तुष्टीकरण की चाल है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहुत बड़ी बातें बोली हैं, लेकिन वोट के लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली नीति का विश्लेषण आपके समक्ष रख रहा हूं व्यूअर्स। साल था 1986, राजीव गांधी की सरकार थी। स्वर्गीय राजीव गांधी बहुत मॉडर्न इंडिया के नुमाइंदे माने जाते थे, लेकिन क्या किया था इनके शासन ने? आज इस देश की जनता को और आज की पीढ़ी को जानना जरूरी है। जो कहते हैं ना कि महिलाओं का अधिकार होना चाहिए, जो कहते हैं ना लड़की हूं मैं लड़ सकती हूं, उस पार्टी जिसने बोला लड़की हूं लड़ सकती हूं, उस पार्टी ने 1986 में एक महिला के लिए, एक बुजुर्ग महिला के लिए क्या किया था, आप इसको सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। शाहबानों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद से पलट दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों के पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। चंद 100 रुपए के लिए एक आदेश पलट दिया था। सोचिए तुष्टीकरण की कितनी बड़ी प्रकाशता थी। मैं आता हूं साल 2006 पे, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। देश के संसाधनों पर पहला दावा अल्पसंख्यकों का है, खासतौर पर मुस्लिमों का। ये बातें कही गई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने भी अपनी इलेक्शन रैली में करा। 2014 एंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई। कांग्रेस अल्पसंख्यकों को खुश करने की नीति के कारण 2014 का लोकसभा चुनाव हार गई। यह सबसे बड़ी बात है। साल 2018 इनकलाब अखबार ने एक बड़ा दावा किया। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। इनकलाब अखबार का यह दावा है और यह वाइडली रिपोर्ट हुआ था सब, और बीजेपी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी साल 2018 के अंदर। इनकलाब अखबार में यह छपा था। मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के साथ बैठते हुए राहुल गांधी ने जिक्र किया था, जो इनकलाब अखबार का दावा है। इनकलाब अखबार बहुत बड़ा उर्दू न्यूज़पेपर है। आज कांग्रेस के घोषणा पत्र में, कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या कहता है? व्यक्तिगत कानून, विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप अल्पसंख्यकों के लिए, यह कहा गया है। पसंद के कपड़ों और खाने की आजादी, ये तो अभी भी है। आर्थिक और सामाजिक जनगणना कराएंगे और वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे। बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। इस देश में बहुसंख्यक कौन है? अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो 80% तो हिंदू ही हैं इस देश में। तो बहुसंख्यकवाद नहीं होना चाहिए, यानी हिंदुस्तान में बहुसंख्यकवाद नहीं होना चाहिए, यह कहा जा रहा है। लेकिन बड़ा प्रश्न है, क्या अल्पसंख्यकवाद के कारण कांग्रेस 2024 के चुनाव में भी फंस गई है? यह एक बड़ा प्रश्न है, या फिर कांग्रेस ने फंसा दिया है? मेरे साथ बात करने के लिए शहजाद पूनावाला है, मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ेंगे, अजीज खान है मेरे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, माफ करिए, असीम वकार साहब हैं प्रवक्ता AIMIM के। हालांकि कई बार अदला बदली चलती है, लेकिन विवेक श्रीवास्तव है मेरे साथ, नेता लेफ्ट के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं शहजाद पूनावाला। आखिर ऐसा क्या हुआ पहले राउंड के बाद कि बीजेपी को गेयर बदलना पड़ा और तुष्टीकरण की बात पे आना पड़ा, और विपक्ष कह रहा है कि वही पुराना खेल है, हिंदू मुसलमान का चुनावी तालमेल है? ऐसा है अमीश जी, आप दोनों लोगों के मैनिफेस्टो का आकलन कीजिए। एक तरफ मोदी जी का मैनिफेस्टो है जो मिशन और विजन की बात करता है, हाउसिंग फॉर ऑल, गैस पाइप कनेक्शन फॉर ऑल, टैप वाटर फॉर ऑल, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर ऑल। और दूसरी तरफ के जो मैनिफेस्टो है इन लोगों के, एक बात करता है शरिया कानून वापस लाना है, 3 तलाक वापस लाना है, एक बात करता है गाजा पट्टी की, एक बात करता है न्यूक्लियर आर्म्स को खत्म कर देना है। तो इसी से पता चल जाता है कि कौन मिशन विजन पे, कौन पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन पे। भाई बताइए, सनातन समाप्ति हम लाए थे क्या? राम मंदिर जो है वो गुलामी की निशानी हम बोले थे क्या? रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड कहने का हमने किया था क्या? राम मंदिर पे जो राम भक्ति सूर्य तिलक के समय दिखाई गई है पाखंड, ये हमने बताया क्या? और मैं तो पूछ रहा हूं, ये तो पुरानी आदत है ना कांग्रेस की। आप आज की बात कर रहे हैं, ये वही कांग्रेस है जिसने तेलंगाना के मैनिफेस्टो में 2018 में लिखा था कि मॉस्क को तो बिजली मिलेगी परंतु मंदिर के बारे में चुप रह गए, मुस्लिमों को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, ये बात लिखी थी। ये वही कांग्रेस पार्टी जिसने 2012 में कहा था कि ओबीसी रिजर्वेशन में से 9% रिजर्वेशन मुस्लिम आरक्षण के रूप में
दिए जाएंगे जो संवैधानिक व्यवस्था ओबीसी और अंबेडकर जी के खिलाफ है। ये वही कांग्रेस पार्टी जिसने आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण लागू किया था। आपने शाह बानू टू शायरा बानू इनका स्टैंड भी बता दिया है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो संवैधानिक यूसीसी का विरोध करती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो वोट बैंक के चक्कर में 370 वापस लागू कराने की बात करती है जो पाकिस्तान करता है। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने कहा था कि हम लोग आतंकियों को छोड़ेंगे अगर वो मुस्लिम समुदाय से होंगे, और छोड़ना शुरू भी किया था और कोर्ट ने उस पर स्टॉप लगाया था। 2012 में कोर्ट ने कहा था कि आज छोड़ रहे हैं, कल पद्मश्री देंगे क्या इनको। तो मुझे लगता है तुष्टीकरण का लंबा इतिहास, डिवीजन पॉलिटिक्स का लंबा इतिहास इनका है, और इसीलिए मैंने आज पूछा है। मैंने क्या पूछा है, और मैं अजीज खान साहब से एक ही सवाल पूछ रहा हूं, ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला प्लान था, इसमें क्या वक्फ की प्रॉपर्टी भी रीडिस्ट्रीब्यूट करवाते क्या आप? क्योंकि वक्फ के पास तो सबसे ज्यादा जमीन है आज इस देश में। वक्फ की बात नहीं कर रहे थे कांग्रेस वाले। ये वो लोग हैं जो हमारे मंगलसूत्र, या मान लीजिए आपका कोई पैतृक या कोई एंसेस्ट्रल होम हो तो वो छीन कर रोहिंग्याओं को देना चाहते हैं, अवैध लोगों को देना चाहते हैं। और कांग्रेस ने 3 करोड़ इलीगल बेनिफिशियरीज को बेनिफिट दिया था। मोदी जी आए, डीबीटी के माध्यम से उनको रोका। तो ये बात कही गई है। अब बताइए, शरिया की वकालत की है कि नहीं की है कांग्रेस मैनिफेस्टो ने? मुस्लिम जज बनाने की वकालत की है कि नहीं की है? जी, मैं सीधा रुख करता हूं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं। विवेक श्रीवास्तव शरिया की बात कर रहे हैं, मुस्लिम जज बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने 2006 के डॉक्टर मनमोहन सिंह के, जिस सरकार में आप भी पार्टनर थे, उस बयान को भी कोट करा कि अल्पसंख्यकों का, खासतौर पर मुसलमानों का संसाधनों पर पहला हक है, फर्स्ट राइट है। जी जी जी, देखिए, पहली चीज, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर का स्वागत करता हूं जब वो अमृतसर में जाते हैं गोल्डन टेम्पल में और सिखों का टर्बन पहनते हैं और मान सम्मान देते हैं सिख माइनॉरिटीज को। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री का स्वागत करता हूं। इसी प्रकार से देश में अन्य माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज हैं। अगर राहुल गांधी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के बीच में बैठ करके कहते हैं कि हाँ ये मुसलमानों की पार्टी है, तो इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, एक रेस्पेक्ट के रूप में देखना चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे बैठ करके? ये जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपने इनसे सवाल पूछा, इनका पूरा का पूरा वक्तव्य हिंदू वर्सेस मुसलमान का हो गया। इनका पूरा वक्तव्य इस बारे में हो गया कि साहब द माइनॉरिटीज शुड रिमेन द माइनॉरिटीज। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान को अगर क्रिटिकली आप एनालाइज करेंगे, आपके पैकेज में भी प्ले किया गया न्यूज 18 ने, तो उसमें बड़ा क्लियर है दैट ही द माइनॉरिटीज इन अ सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी, वी आर नॉट लाइक पाकिस्तान, इन अ सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, माइनॉरिटीज का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। उनके इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज की बात अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने करी तो ये इसका स्वागत होना चाहिए, ना कि पड़ोसी मुल्क की तरह जहां हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर इतनी अट्रॉसिटीज करी गई और डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं करा गया। आर वी ट्राइंग टू बिकम लाइक पाकिस्तान? या बीजेपी चाहती क्या है कि हम पाकिस्तान के मॉडल को एम्युलेट करें और जो हिंदुओं के साथ वहां पे हुआ वही चीज यहां मुसलमानों के साथ की जाए? क्या इसकी बात कर रही है बीजेपी? तो अगर इसकी बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है तो डेवलपमेंट की बात पे लड़िए ना आप चुनाव। और आप मैं मुझे आज दुख हुआ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का वक्तव्य सुनकर के, जब उन्होंने बोला कि साहब जिनके ज्यादा बच्चे होने वाले होते हैं शायद उनका अगर संकेत मुसलमानों की तरफ, ये एक सवाल, एक शहजाद पूनावाला का राइट है जवाब देना। शहजाद पूनावाला, शार्प रिप्लाई। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज मंगलसूत्र बेचने की बात कही, कहा कांग्रेस के लोग मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस कह रही है कि हमने तो ऐसी कहीं बात ही नहीं करी? पवन खेड़ा का बयान आया, सुप्रिया श्रीनेत जी का बयान आया, क्या कहना चाहते हैं आप? वो कह रहे हैं हमने ऐसी कोई बात ही नहीं कही, एक शब्द नहीं है मंगलसूत्र के बारे में। ये कहां से पकड़ लिया? देखिए, सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा जी इतने नादान नहीं हैं। उनका वैसे जो घोषणा पत्र है इसको न्याय पत्र कहते हैं, तो कल ये कहने लगेंगे तो मैनिफेस्टो नहीं है क्योंकि मैनिफेस्टो शब्द नहीं कहा है इसको। भाई ये किस प्रकार का कुतर्क है? मनमोहन सिंह जी ने जो बयान दिया, क्या मनमोहन सिंह ने आकर 8 वर्षों में, क्योंकि उसके बाद भी वो 8 वर्ष प्रधानमंत्री रहे 14 तक, उन्होंने कभी खंडन किया कि नहीं मैंने ये जो बोला है ये इसका मतलब ये नहीं है, वो नहीं? और इनका कृत्य देखिए ना भाई साहब, मैंने तेलंगाना के 2018 का मैनिफेस्टो बताया। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि बाकी सब छोड़िए, 2012 में सलमान खुर्शीद ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, और अमीश जी क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप ज्यादा फोकस भी करते हैं एज ए चैनल एंड एज ए पत्रकार, उन्होंने कहा 9% रिजर्वेशन रिलीजियस बेसिस पर जो अंबेडकर जी के खिलाफ है वो ओबीसी रिजर्वेशंस में से निकाल के दिया जाए। अब अजीज खान जी से पूछिए, और अजीज खान जी से एक और पूछिए जो सवाल विवेक जी ने बता रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो अखिलेश जी के पास 37 करोड़ की संपत्ति है, वो तो ठेठ समाजवादी है, अपना रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो ना यादवों में। देखिए, अब जिनकी वक्फ की प्रॉपर्टी, जिसके पास कुछ संपत्ति बची है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो। आप कहां अखिलेश जी को बीच पिला रहे? उन्होंने थोड़ी वादा किया, ये कांग्रेस का वादा है।
आप अखिलेश जी की संपत्ति रिडिस्ट्रीब्यूट कराने के नहीं, चक्कर में घूम रहे हैं। समाजवादी टैग तो ये लगाते हैं मान्यवर। कमाल है, अभी इनको कईयों की जो संपत्ति idea है, सीज कर समाजवादियों को भी नहीं दे, आता। अखिलेश जी के बाद थोड़ी संपत्ति बची हुई है उसको आप रिडिस्ट्रीब्यूट करा दो, तो अजीज खान भाई कहां जाएंगे फिर? नहीं, वो कहां से आए वो कुछ भी तो पूछते दोस्ती हैं। का लिहाजा रखिए भाई, नहीं, राजनीति ऐसा लड़ाई अपनी तरफ है, लेकिन कुछ तो देखिए- दोस्ती का लिहाजा रखिए। डेली आपके साथ डिबेट पे अमीश बैठते जी। हैं, एक साइकिल बची है वो भी आप छीनना चाहते हैं इनसे। अमीश जी अच्छी बात, एक वाक्य, केवल एक वाक्य। देखिए, अपनी संपत्ति पर आई तो इसको रिडिस्ट्रीब्यूट मत करने दीजिए, मुझे बचाए रखने दीजिए। वक्त की प्रॉपर्टी को छूना नहीं है। नहीं, ये पर उन्होंने मेरे नहीं बोला, ये देश तो की मैं बोल आदिवासी रहा हूं। महिलाओं के मंगलसूत्र को छूना जी, जी। है। ये ये उन्होंने नहीं चाहते बोला। हैं कि मेरे देश की जो महिलाएं हैं उनका मंगलसूत्र छीना जाए। ये चाहते हैं कि मेरे देश के नागरिक जो है उनके कोई और जवाब घर हो जाए तो जरूरी है, घर जवाब छीनकर जरूरी है, रोहिंग्याओं शहजाद को जवाब दिया जरूरी जाए। है। ये स्वीकार्य नहीं। अजीज खान, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए वेल्थ आप तैयार है? देखिए अमीश भाई, मैं लगातार सुन रहा हूं और दो दिन से सुन रहा हूं, जब से चुनाव हुआ है पहले फेज का। ये 400 पार का नारा फुस हो गया क्या? खत्म? अब उस पर चर्चा नहीं होगी क्या? ये सारी गारंटी, जो बड़ी बड़ी गारंटी निकल ली जा रही थी, वो गारंटी की हवा निकल गई क्या? अब उस पर बात नहीं होगी क्या? मोदी जी उस पर वोट नहीं मांगे क्या? देखिए एक बात आप समझिए, आज जो बौखलाहट है, डिस्टरबेंस है, तमाम तनाव है, मैं समझ सकता हूं और देश समझ सकता है। क्योंकि जिस तरह 10 साल की उपलब्धियों को बताने के बजाय आज वो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अनर्गल बातें, पाकिस्तान, मुसलमान, इन सब की बात किया जा रहा है। मुझे वाकई में तकलीफ है कि जो एक संवैधानिक पद पर बैठे, अच्छा ठीक है, नहीं पर ये इंडिया अलायंस की पार्टनर है कांग्रेस। नहीं सुनना पड़ेगा। इंडिया अलायंस की पार्टनर है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस नहीं, सवाल सुनना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी कहती है बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। बहुसंख्यकवाद से मतलब क्या है, मायने क्या है? क्या है बहुसंख्यकवाद? रामलला का मंदिर बनाना बहुसंख्यकवाद है? जवाब दीजिए। सर अब अमीश भाई मुझे दे। हाँ, मेरा सवाल है ये। एक बात आप समझ लो तो अब मैं सर आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। देखिए इस मुल्क में अब तुष्टीकरण नहीं चल पाएगी, हिंदू मुसलमान नहीं चल पाएगा। 10 साल से चलाया है, 3 सीटों से 325 का सफर आपका इसी से तय हुआ। जनता को ख्वाब दिखाया, तमाम वायदे किए, तमाम दावे किए। अब एक बात जानिए, अब जनता समझ गई है और लगातार पहले फेज से ही पता चल पा रहा है। कितना भी हिंदू मुसलमान कह रहे साहब मंगलसूत्र, बड़ी मंगलसूत्र की चिंता है। हमारे अहमदाबाद में हमारी बहनें राजपूतियां जिस तरह से वहां प्रदर्शन कर रही थी साहब, उनको घसीटा जा रहा है। ठीक है, जवाब मंगलसूत्र की चिंता नहीं है? ओके। हमारी जाट बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जाट बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, जवाब देना चाहते हैं प्रोफेसर रागी भी जवाब नहीं है आपको क्या? कौन से मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं आप? क्या मंगलसूत्र? मैं दूंगा शहजाद आपको मौका, शहजाद आपको मैं मौका दूंगा। प्रोफेसर रागी भी हैं यहाँ पर। प्रोफेसर रागी, क्या मंगलसूत्र की बात करनी एक पॉइंट ऑफ इंटरवेंशन करना है। एक पॉइंट, मुझे लगता है कि मंगलसूत्र की बात बिल्कुल की जानी चाहिए। इसलिए की जानी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं कि इंडी गठबंधन के अंदर एक पार्टी ऑलरेडी ये काम कर चुकी है। 1977 से अब तक 5 लाख किलो सोना हिंदुओं के मंदिर से लेकर के तमिलनाडु ने उसको मॉनेटाइजेशन प्रोग्राम के अंतर आरबीआई के साथ जमा किया है। उसका जो इंटरेस्ट आता है उससे बाकी सारे धर्म संप्रदायों के लिए कल्याण का कार्य किया जाता है। अभी तमिलनाडु की सरकार के एक मंत्री ने कहा कि 2000 किलो जो चढ़ावा है सोना हिंदू मंदिरों का, वो भी लेकर के इसी मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के अंदर लाया जाएगा। तो इस प्रकार का काम जो देवी देवताओं के मंगलसूत्र थे, इसको तो ऑलरेडी तमिलनाडु की सरकार ने उतार लिया है, वो छीना जा चुका है मंदिरों से। और उसके साथ कौन है पार्टी है? कांग्रेस पार्टी है। दूसरी बात, राहुल गांधी का जो बात है वो वैसी ही बात है जैसे एक 12वीं क्लास का बच्चा जब कॉलेज में जाता है उसको रिवोल्यूशन, क्रांति, पूरा हम परिवर्तन कर देंगे, ये कर देंगे। तो अच्छी बात है। नहीं, ऐसी कोई सोच रखा है कि मैं परिवर्तन कर दूंगा। मैं बता सपोर्टिंग राहुल गांधी ना नहीं, कि जैसे 12वीं क्लास का बच्चा जाता है तो रेवोल्यूशन करने जाता है। मैं बता रहा हूं रेवोल्यूशनरी है राहुल गांधी। आरएसएस वांट्स टू से दिस। देखिए मैं आपको ये आपके कहने का मायने है? नहीं, मैं समझा तो यही जाएगा। मैं उनसे बस इतना करता हूं कि वो जो कि जिस वामपंथी और इस्लामिस्ट गिरोह के वो हिस्से बन गए हैं,
उनकी अपनी समझ कुछ रही नहीं गई है। इसलिए मैं कहा कि उनकी अपनी सोच कुछ है भी नहीं, उनका बौद्धिक स्तर बहुत ही स्तरहीन है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो जो काम कर रहे हैं वो 12वीं क्लास के बच्चे। इस देश में क्या आपको लगता है रिवोल्यूशन कोई लाएगा? कोई रिवोल्यूशन हो पाया क्या? पश्चिम की दुनिया में जो ये हमारे बैठे हुए हैं मित्र बड़ा इस्लामिक देश के बारे में माइनॉरिटी, अरे यार तुम्हारे जिस चाइना की तुम पैर पूजा करते हो उस चाइना में मुसलमानों को मार मार के रोज ठोकता है। कुरान की कैसी परिभाषा होनी चाहिए और मस्जिद कैसे बनना चाहिए ये चाइना की सरकार तय करती है, मुस्लिम उलेमा नहीं तय करता है। ठीक है, जवाब रसिया के अंदर कुरान कैसे पढ़ाया जाएगा, मस्जिद किस आकार मिलेगा, ये रसिया की सरकार तय करती है। सेकुलरिज्म के विभत्स रूप को रसिया और चाइना ने दोनों ने नकार दिया है। और मजेदार बात है कि भारत का वामपंथी गिरोह उसी को ओढ़ करके अपने यहां चाहता है। ठीक है, मैं क्योंकि वामपंथी विवेक है वो कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे साथ एक और मेहमान भी हैं, असीम वकार साहब, उनके बाद ओके विवेक 10 सेकंड रिवर्ट कर दूं इनको 1 मिनट। देखिए अमेरिकन प्रोपोगेंडा में मत आइए संगीत रागी, अच्छी बात है आप चाइना के बारे में पढ़ रहे हैं, रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन अमेरिकन प्रोपोगेंडा मशीनरी की थॉट से बाहर निकलिए। और दूसरी बात पूरे देश में होना चाहिए के अंदर और चाइना के अंदर चंदे का पैसा, चंदे का पैसा जो है संगीत रागी जी सुन लीजिए, चंदे का पैसे के ऊपर मैं बता रहा हूं, फिर सुन लीजिए, जानवरों से बदतर उनको कर करके जीवन दे रहा है और ये सब प्रोपेगेंडा है। मुसलमानों की आप अमेरिकन मीडिया से ज्यादा प्रभावित हैं, आप ये समस्या है की आवाज उठा सके। You are heavily impressed by the American propaganda machinery. That is the problem. Your problem is you are not analyzing. आप अमेरिकन प्रोपेगेंडा मशीनरी से बड़े ज्यादा इंप्रेस्ड हैं। और जहां तक तमिलनाडु की बात आपने कही, एक सेकंड असीम वकार को आने दीजिए। प्यू रिसर्च सेंटर के मैं तो प्यू रिसर्च को हटाने की जरूरत है। को हवाला दे रहा हूं। ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी हैज टू बी स्टॉप्ड इन दिस कंट्री। मैं 10 सेकंड चाहूंगा। ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी संगीत रागी जी इस देश में नहीं चलेगी। लोग चंदा देते थे, कुछ परिवार उसी चंदे को जेब में रखते थे, अपने परिवारों का पेट भरते थे। ये चीज नहीं चलेगी। बड़े शहजाद आपका रिवर्टल आपका, देन असीम वकार जी। शहजाद जी देखिए ऐसा है कि अभी कुछ देर पहले मंगल सूत्र जो एक पावन सूत्र है, जो रिश्ते के बीच में एक आता है तो बहुत पावन सूत्र माना जाता है, उसकी उपेक्षा की गई। मैं मानता हूं कि जहां पर मल्टीपल मैरिजेस, बहुविवाह करने की एक प्रथा रही हो, वो समझ नहीं पाते मंगल सूत्र की अहमियत। पर कम से कम महिलाओं के विषय में अगर चिंतित है तो नेहा, उसकी हत्या फयाज ने की तो फयाज के साथ कौन खड़ा है और नेहा के पिता के साथ कौन खड़ा है? संदेश खाली में हिंदू महिलाओं का बलात्कार हुआ तो शाहजहां के साथ कौन खड़ा था और कौन आज संदेश खाली के साथ खड़ा है? मुझे लगता है विवेक जी, मैंने आपके बीच में विवेक जी, मैंने आपका नाम नहीं लिया ना, मैंने आपके बीच में बोला। 65,000 एक सेकंड मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आपका क्या उत्तर है इसमें? ये प्लीज अमीश जी ऐसे नहीं चलेगा। अमीश जी मेरा निवेदन तो स्वीकार करें, विवेक जी अपनी जान पे बोलिए ना। लेकिन ऐसी ये तो सवाल उठेगा ना, ऐसी सियासी मजबूरी क्या है कांग्रेस को कॉर्पोरेटर, और कांग्रेस ये आवाज नहीं उठा पा रही उसकी बेटी के लिए? देखिए ऐसा है अमीश जी, मैं 10 सेकंड में अपनी बात केवल 10 सेकंड विवेक जी शांत 10 सेकंड 10 अमीश जी केवल 10 सेकंड। अमीश जी, जब रेसलर वाला मामला आया, हमने ब्रिजभूषण पर कार्रवाई की और रेसलर बेटियां अनुराग ठाकुर से भी मिली, हम तो उनके साथ खड़े थे। जब मणिपुर का मामला है, हमने पार्लियामेंट में बात रखी, हम तो उनके साथ खड़े थे। नेहा कांग्रेस की नेता की बेटी, कांग्रेस के नेता की बेटी सुरक्षित नहीं, और उसके बेटी के बारे में कहा जाता है लव अफेयर है। यह सिद्धरमैया कह रहा है कि इस फयाज ने उसको गलती से नहीं मारा है, उसकी कोई गलती नहीं, नेहा की गलती है कि वो लव अफेयर करी है। मतलब सोचिए, संदेश खाली में भी अब दीदी को भी बचाएंगे क्या विवेक जी? दीदी ने तो कहा कि इनका बलात्कार ही नहीं हुआ, शाहजहां सबसे अच्छा है। इनके नेताओं ने कहा कि इनका वेब का वीडियो लेकर आओ, इन्होंने असेंबली में शाहजहां को बचाया। विवेक जी, आप लेफ्ट को, आप लेफ्ट वाले बचा रहे हैं ममता दीदी को, ये शाहजहां को आप बचा रहे हैं। गलत मत बोलिए, कोई किसी को नहीं बचा रहा है, फयाज को बचा रहे हैं। तुच्छ राजनीति है जिसमें आप अपने विपक्षियों पे हिटिंग बिलो द बेल्ट कर रहे हैं, जो कि असत्य है। मंगलसूत्र के लिए बोल रहा हूं, सारे तथ्य असत्य हैं। नहीं, मैं फयाज के लिए ना बोलूं तो मैं आपके तथ्य असत्य हैं।
आपके तथ्य असत्य हैं और सिर्फ हिटिंग बिलो क्या द असत्य बेल्ट है, प्रोपेगेंडा के बताइए? लिए आप इनको बोल रहे हैं। नेहा आपने के मेरा उत्तर पिता नहीं से दिया कौन सा कि कांग्रेस जिस मिला, राज्य में बताओ? आपकी सरकार है, नेहा के पिता से नहीं, कौन नहीं, सा कांग्रेस मिला? 65,000 अमित जी, केस आप से मुझसे ज्यादा बुलवाइए। महिला उत्पीड़न नेहा के के उत्तर पिता प्रदेश से में कौन सा है। कांग्रेस आपके मिला? पास पूछ उत्तर लेता नहीं, हूं। नड्डा उत्तर जी नहीं है। मिले, विवेक हमारे जी, शेखर जी फेडरेशन मिले। को पूछिए इनसे। विवेक जी देखिए, बीजेपी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश मैं- नड्डा मैं- वहां मिलने के लिए गए। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये तुष्टिकरण की बात है कि कोई और विषय होता तो सारा ऑपोजिशन जाता। अब नेहा के पिता से फगेट फयाज ने हत्या करी, थोड़ी देर के लिए उसको थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ जाते हैं उस पूरी कहानी से, लेकिन मतलब वो कांग्रेस का कॉर्पोरेटर है, उसकी बेटी की इतनी निर्मम हत्या हुई है। क्या किसी कांग्रेसी नेता को, उनके घर, बड़े नेता को उनके घर नहीं जाना चाहिए था? आपको नहीं लगता? मतलब ऑपोजिशन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं। अब मैं बोलता हूं। हाँ बताइए। जी जी, देखिए अच्छी बात है वो गए, चाहे कांग्रेस का कॉर्पोरेटर हो या कॉर्पोरेटर ना हो। क्या आपको पर लगता यहाँ है पर शायद बैठे नहीं, हुए यहाँ सभी कांग्रेस का पैनलिस्टों को कॉर्पोरेटर और है दर्शकों को- और कोई गया नहीं है। मैंने तो कह दिया ना, मैं तो कह रहा हूं जस्टिस सबको मिलना चाहिए, लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूं। क्या हम जस्टिस ये क्या कहना है? चाहते हैं उसकी भारतवर्ष बात के तो करना अंदर क्या जस्टिस है? जस्टिस कैसे मिल रहा है? थोड़े से वोट मैं बैंक बता के लिए देता क्या हूं उस ना, व्यक्ति की हिरेमत जी बात बोल रहे करना क्या जस्टिस नहीं जस्टिस मिल रहा है? सुन ये है लीजिए। न्याय? Let me ये speak. सवाल पूछेंगे भी, हिरेमत देश जी की का पब्लिक बयान है। बिल्कुल न्याय कैसे मिलेगा? जस्टिस नहीं मिल रहा। नहीं, मैं बिल्कुल उत्तर दे रहा हूं इसका। जी नहीं शहजाद जी, अब सुन लीजिए उत्तर को। एक सेकंड, इस विवेक देश जी, के 10 अंदर सेकंड। विवेक भाई, बीजेपी और विवेक भाई, 10 शहजाद सेकंड, पूनावाला 10 सेकंड। विवेक भाई, 10 सेकंड। नहीं, आप सुन लीजिए 1 मिनट। दस आपने सेकंड, बोल केवल दिया। 10 सेकंड, अच्छा, 10 चलिए, सेकंड, बोलिए, केवल 10 बोलिए। सेकंड। आप 10 सेकंड बाद बोलिए, 10 सेकंड। जी निरंजन हिरेमत। अमित जी देखिए, मैं आपके शो पर कभी झूठ नहीं बोलता और न्यूज 18 पे ये संभवता भी नहीं है, क्योंकि न्यूज 18 का विस्तृत नेटवर्क है पूरे देश में। न्यूज 18 पे मैंने देखा है, निरंजन हिरेमत जी ने बयान दिया कि मैंने 8 नाम दिए हैं, एक ही गिरफ्तार हुआ है, बाकी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, और ये लव अफेयर बताकर मेरी बेटी को बदनाम कर रहे हैं। ये उनका स्टेटमेंट है कि मुझे राज्य सरकार पर भरोसा नहीं, सीबीआई जांचे। अब विवेक जी अपनी बात रखिए कि उनके पिता कह रहे हैं, कहां है कांग्रेसी, कहां है प्रियंका वाड्रा, कहां है अखिलेश यादव, कहां है तेजस्वी यादव, कहां है वृंदा खराट? नहीं, उत्तेजना में नहीं, उत्तेजना में बताइए। आपसे ज्यादा हम लोग महिलाओं के बारे में सोचते हैं और ज्यादा प्रोग्रेसिव सोच है लेफ्ट की, और हमेशा रही है। नहीं, आप फयाज और शाहजहां की टीम में हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, नाउ यू लेट मी स्पीक। नाउ यू लेट मी स्पीक। क्या आप ये कहना चाहते हैं इस देश के अंदर कि एक मुसलमान लड़का अगर किसी लड़की को मारता है या उसका कत्ल कर देता है, चाहे वो उसकी पत्नी हो या ना हो, तो सारा मुसलमान समाज अगर उसको दंडित करेंगे तो हमारे खिलाफ हो जाएगा? आप ये कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि तुष्टीकरण का मतलब ये है कि अगर कोई मुसलमान क्रिमिनल है तो पूरे हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमान उसके साथ खड़े हैं और उसको सपोर्ट दे रहे हैं, और अगर उसको बचाया जाएगा तो ये वोट पड़ेंगे उस पार्टी को? आप ये नैरेटिव बना रहे हैं? ऐसा होता है? ये क्या नैरेटिव बना रहे हैं? एक सेकंड, किसी को जस्टिस मिला नहीं मिला? मध्य प्रदेश का डेटा देखिए, आप यूपी का डेटा देखिए। मुझे मेरे को आसिम वकार के पास जाना पड़ेगा। वो शांति से अपनी टर्न का वेट करें। आसिम वकार वेट करें। आसिम वकार, एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन। आसिम वकार ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। आसिम वकार, क्या आपको लगता है कि पहले राउंड के बाद जो बीजेपी ने गेयर अपना बदला है और इस गेयर के अंदर प्रधानमंत्री कुछ ज्यादा पॉलिटिकली अटैकिंग नजर आ रहे हैं और तुष्टीकरण की बात कही जा रही है? बड़ी खबर यह आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसी लाइन पर बयान दिया है अब से कुछ देर पहले। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका कि 25 मिनट बाद आपने मुझे मौका दिया। दूसरी बात, सबसे पहली जो आपने चलाई, जब शुरुआत की आपने डिबेट की, तो उसमें कहा कि मनमोहन सिंह का एक बयान आपने चलाया। आप अमीश भाई बहुत बड़े पत्रकार हैं, मैं दिल से कह रहा हूं, ये सच्ची बात बोल रहा हूं। आप एजेंडे मत फंसा कीजिए, आप परसेप्शन भी क्रिएट मत किया कीजिए। मनमोहन सिंह जी का वो बयान मैंने सुना है, वो सबने सुना होगा, लेकिन ये बता नहीं पा रहे हैं। मनमोहन सिंह जी ने खाली माइनॉरिटी का जिक्र नहीं किया था, आदिवासियों का, दलितों का भी जिक्र किया था। हर कमजोर वर्ग का कहा था कि उसका अधिकार है, जो देश का कमजोर वर्ग है। पूरा भाषण चलाइए। दूसरी बात, मोदी जी पर प्रधानमंत्री होकर यह झूठ बोलते हुए शोभा नहीं देता है कि एक भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री झूठ और गलत बयानी करे। उन्होंने कहा कि तुम्हारा मंगलसूत्र बेचकर वो घुसपैठियों को दे देंगे। माइनॉरिटीज पर हमला करा उन्होंने। प्रधानमंत्री की जनता जो होती है वो एक बराबर होती है,
जी, कांग्रेस के लिए मैं एक लाइन बोल रहा हूं, कांग्रेस को चाहिए था कि अपने मैनिफेस्टो में वो लिखती, जो उनका न्याय पत्र है, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2023 में देश के बजट में 200 करोड़ रुपए हिंदुओं का पैसा तालिबान को दे दिया, हिंदुओं का पैसा तालिबान को दे दिया। 15 लाख करोड़ रुपया भारत के हिंदुओं का, मुसलमानों का, आदिवासियों का, दलितों का, 15 लाख करोड़, जिस पर देश के गरीबों का हक था, जो खून पसीने कमाई थी, वो चंद सिंधी दोस्तों को, गुजरातियों को माफ कर दिया। किसका है वो जो 15 लाख करोड़ रुपया माफ हुआ? कांग्रेस को चाहिए अपने न्याय पत्र में लिखे। लेकिन कांग्रेस तो लिख रही है कि हम बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं है इस देश के अंदर। बहुत देर बाद बिल्कुल आपने बोला, आपने लगभग 3 मिनट बोला, 3-3.5 मिनट बोला, बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं है इस देश के अंदर। सुन रहा हूं जी, अरे बात तो सुन, बात तो बोलिए सुन रहा हूं सर, बोलिए सर। कांग्रेस को चाहिए हर मन से बोले कि 15 लाख करोड़ जो माफ किया गया है वो माफ नहीं किया जाएगा। सरकार बनने के बाद उनके हलक से निकालकर देश की हर बेटी को एक सोने का सेट दिया जाएगा। ठीक है सर, समझिए पूरी बात को। 15 लाख करोड़ रुपए क्यों माफ कर दिए? तीसरी बात, आपने अग्निवीर पे बात की, अग्निवीर पे बात की। 22 साल और 24 साल का बच्चा, 22 साल और 24 साल का बच्चा। बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मठ और मंदिरों पर की संपत्ति पर भी कांग्रेस पार्टी की नजर है। यह पैसा किसे देना चाहते हैं? गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है सभी को पता है कि पैसा कहां जाएगा। यह अभी तक का बहुत बड़ा हमला है कांग्रेस पार्टी पर। अमित शाह का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है कि कांग्रेस पार्टी की नजर अब आपकी संपत्ति पे है, मठ और मंदिरों की संपत्ति पे भी नजर है कांग्रेस पार्टी की। इससे पहले कर्नाटक की सरकार पे भी बीजेपी गंभीर आरोप लगा चुकी है। मैं शहजाद पूनावाला का रुख करता हूं। शहजाद पूनावाला, मठ और मंदिरों पर नजर है, पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मठ और मंदिरों की बात नहीं है, कहीं बहुसंख्यकवाद की बात है। देखिए ऐसा है कि वाक्य क्या है और कृत्य क्या है, दोनों को मिलाकर ही देखेंगे ना। असीम वकार की बात जो है उनके मैनिफेस्टो में, जो हाँ मैं उनका भी जवाब दूंगा। वाक्य जो उनके मैनिफेस्टो में तो लिखा ही हुआ है, और कृत्य जो इनका रहा है, कर्नाटका की सरकार का उदाहरण भी है, तमिलनाडु सरकार का भी उदाहरण है। ऐसी व्यवस्था वक्फ की इनकम की नहीं है। आप पूछ लीजिए, असीम वकार भाई को मैं वैसे बहुत ही पढ़ा लिखा और बहुत ही वो प्रवक्ता मांगता हूँ, सीरियस प्रवक्ता। वो कोई भी स्टेटमेंट हल्का नहीं करते। आज आप देखिए नोटेबल डिफरेंस अमीश जी, जो असीम वकार कांग्रेस को कई दिनों तक गालियां देते थे, आज कांग्रेस ने क्या करना चाहिए, मनमोहन सिंह को डिफेंड करने का काम असीम वकार कर रहे हैं। मतलब कि हैदराबाद में कोई बिरयानी पकी है साथ में। इसीलिए आज कांग्रेस की वाहवाही करने और कांग्रेस का बचाव करते करते ये भी बोल रहे। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं एक सवाल, आसिम साहब, क्योंकि आपने लगभग कांग्रेस को अपना ही लिया है, वैसे आप लोग सरकार में भी साथ में रहे हैं बहुत सारी, तो मुझे बताइए कि वक्फ की प्रॉपर्टी भी रिडिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, या ये जो मठ मंदिर पर जो फैसिलिटी है कि उनकी इनकम जो है वो बांटी जाए सामाजिक कार्यों के लिए, तो वक्फ की इन्कम हो जाए यूज। मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए अमीश भाई, एक लाइन मेरी छूट गई थी। मैं आज अभी इन्होंने कहा कांग्रेस को आप बचा रहे हैं, नहीं बचा नहीं रहा हूं। मैं ईमान की और हक की बात बोलता हूं और बोलता रहूंगा। मैंने ये कहा था कि 22 साल 24 साल का लड़का रिटायर किया जाएगा और 74 साल की उम्र में मोदी जी कहेंगे हमको प्रधानमंत्री बनाओ, हम रिटायर नहीं होंगे, हम रिटायर ही नहीं होंगे। दूसरी बात, अभी शहजाद पूनावाला ने एक सवाल उठाया था कि नेहा जो बच्ची कर्नाटक की जिसका कत्ल हुआ है, देश का नहीं पूरी दुनिया का कोई भी मुसलमान कातिल के साथ नहीं खड़ा है, सजाए मौत देना चाहिए। और कांग्रेस पे एक बात बोल दूं कि चौधरी लाल सिंह जम्मू में एक नेता था जो आसिफा, एक 8 साल की बच्ची के बलात्कारियों के साथ तिरंगा रैली निकालकर बलात्कारियों की हिमायत कर रहा था। उस चौधरी लाल सिंह को कांग्रेस ने अपनी पार्टी में लेकर उसको टिकट दिया है। मैं इसकी मजम्मत करता हूं और करता रहूंगा। मैं प्रियंका जी से पूछ रहा हूं कि अगर आसिफा आपकी बेटी होती, राहुल जी अगर आसिफा आपकी बेटी होती,
ठीक है, जवाब ले लेते हैं एक नहीं पर सुप्रिया सिन्हा जी अगर आसिफा आपकी बेटी होती तो क्या आप आज भी चौधरी लाल सिंह को लेते? देखिए ऐसा है, आसिम भाई से मैंने पूछा कि ऐसा क्या रिश्ता बन चुका है। तस्वीर आप देखिए, ये बिरयानी तो नहीं पर एक दूसरे को खजूर वजूर खिला रहे थे। उसके बाद कांग्रेस की ऐसी वकालत करते करते अब थोड़ा सा तो क्रिटिसाइज कर लिया, पर मैंने उनको दो महत्वपूर्ण सवाल पूछे। कांग्रेस अगर वक्फ के रीडिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करती है तो आपको स्वीकार्य है क्या? और आप बताइए कि आप चाहते हैं मंदिरों की और मठों की तो जो प्रॉपर्टी होती है, जो संपत्ति होती है, वो तो सामाजिक कार्यों में लगती है। क्या आप आज आसिम वकार, जिनकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है, ये बोलते हैं कि वक्फ की भी प्रॉपर्टी का इनकम सारे सामाजिक कार्यों में लगे? वो केवल मुसलमानों का क्यों होना चाहिए किसी भी सेकुलर देश में? और तीसरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, ये महिला करते ना, इन सभी लोगों से पूछे यूसीसी के साथ है, यूसीसी के खिलाफ है। ये महिला करते ना, सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाया, इनसे पूछे ये 3 तलाक वापस लाने के पक्ष में है या 3 तलाक के कानून के पक्ष में? अमीश जी, एक बार में ही सबके चेहरे उजागर हो जाएंगे। आज सवाल सिर्फ इतना है कि तुष्टीकरण में गिरते गिरते आज क्या चाहते हैं आप? कि आप तुष्टीकरण में एक ईमानदार भारतीय की संपत्ति को लूट कर आप किसी अवैध व्यक्ति को दे दे जिसका अधिकार नहीं बनता है, और न्याय की बात करते हैं आप खंडन क्यों नहीं करते? किस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? आसिम वकार, शहजाद पूनावाला ने कुछ स्ट्रेट बातें रखी, उसका जवाब क्या आपको लगता नहीं है तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है अपने आप के अंदर? देखिए, शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बातें रख रहे हैं और मैं देश के समर्थन में, मैं देश की आवाज उठा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की आवाज उठाने के लिए शहजाद पूनावाला है, वो देश की बात नहीं कर रहे। मैं आपसे पूछूं, आप नेहा के साथ, मैं भी नेहा के साथ, आप आसिफा के खिलाफ, मैं आसिफा के साथ, और एक बच्ची है जो कह रही है कि एक कलाकार हैं, आर्टिस्ट, हीरो, और वो सांसद भी हैं बीजेपी के, वो मेरे पिता हैं बायोलॉजिकल। उनकी उस बच्ची की मां ने कहा कि वो सांसद जी जो हैं वो जवाब शहजाद पूनावाला, और मैं कोर्ट में जाऊंगी। किसके साथ हैं आप? देखिए किसके साथ हैं? देखिए, बच्ची के साथ हैं कि नहीं है आप? अमीश जी, मैं एक एक करके, देखिए अमीश जी, मैंने तो 2-3 सवाल पूछे, पर आसिम वकार जी वैसे तो मैं कह सकता हूं कि अच्छा बोलते, परंतु उन्होंने जवाब नहीं दिया, पर मैं एक एक करके जवाब देता हूं। आसिफा के रेपिस्ट के साथ खड़े होने पर उस मंत्री को हमने मंत्री पद से हटाया था, और फिर कांग्रेस ने उसको ऊपर कई टीका टिप्पणी की थी। कांग्रेस ने अब बुलाकर टिकट दे दिया लाल सिंह को। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, असीम भाई, आपको मैंने वक्फ का एक सवाल पूछा, उस पर आपने कुछ नहीं बोला। आप लोगों की पार्टी के नेता ठीक है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति भी रीडिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, एक सेकंड, हाँ या ना? वक्फ बोर्ड की संपत्ति भी रीडिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, तो सवाल आया बीजेपी की तरफ से, यस और नो? देखिए बात समझिएगा। देश के एक संत, एक अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया अभी। मैं आदि मुक्तेश्वरानंद की बात बाद में कर लूंगा, लेकिन जो सवाल पूछा गया है वक्फ की संपत्ति का रीडिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, चलिए आप जवाब ढूंढ के रखिए। आर पार में वक्त है एक बहुत बड़ी खबर का, बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी का। असउद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर असउद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला है। झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। असउद्दीन ओवैसी कह रहे हैं मुस्लिमों को घुसपैठिया कहा गया है, यानी अगर हम देखें तो देश के मुस्लिमों से प्यार नहीं है। जिस लाइन में बोला गया है, यानी कांग्रेस भी विरोध कर रही है प्रधानमंत्री के बयान का, असउद्दीन ओवैसी भी विरोध कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला मेरे साथ हैं। शहजाद पूनावाला, योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस? देखिए, आज तो अमीश जी मैं हैरान हूं कि चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे उनके प्रवक्ता आसिम वकार हो, ये कांग्रेस के बचाव में ये क्यों आने लगे हैं? मतलब हैदराबाद में कोई बिरयानी पक रही है, ये तो पुष्टि हो चुकी है, पर मैं आपके लिए एक प्रूफ लाया हूं। जगदीश ठाकुर जो कांग्रेस के गुजरात के अध्यक्ष थे, उन्होंने बयान दिया था 2022 में कि वो कहते थे कि मनमोहन सिंह ने बिल्कुल सही कहा है, पहला अधिकार संसाधनों पर माइनॉरिटी और मुस्लिम का होता है। अगर आप चाहे तो मैं वीडियो प्ले भी कर सकता हूं। और दूसरी बात, आपके अंग्रेजी चैनल ने एक रिपोर्ट की है जो 7 बजे या कुछ 6 बजे चली है कि 445 करोड़ कर्नाटका की सरकार ने मंदिर मठ से लिए और उसमें से 330 करोड़ रुपए माइनॉरिटी को दिए। ठीक है, तो ये देखिए, ये तो साबित हो गया कि कांग्रेस ऐसा करती है। अब बताइए असीम वकार साहब, जगदीश असीम वकार देखिए बिल्कुल संक्षेप में। असीम वकार 40 सेकंड शार्प रिबटल। कांग्रेस और आपकी लाइन मिल रही है, इसीलिए तो हैदराबाद में कैंडिडेट नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने क्या?
नहीं देखिए, बताऊं आपसे, अब कैंडिडेट तो मैं समझता हूं कि सूरत में भी नहीं गया, वो तो निर्विरोध जीत गया, बीजेपी का आदमी। देखिए, मैंने अभी आपके चैनल पर बहुत जेन्युइन बात कही कि मनमोहन जी का पूरा भाषण आप लोग नहीं चला रहे हैं, उसमें सिर्फ माइनॉरिटी का बात नहीं है, मिनॉरिटी मुसलमान है कि नहीं? नहीं असीम वकार, क्योंकि आपने चैनल की बात करी इसलिए मुझे जवाब देना पड़ेगा। मिनॉरिटी मुसलमान है कि नहीं है, हाँ या ना? ये बोला था कि नहीं बोला था? नहीं, खाली माइनॉरिटी बोला था, खाली इतना बोल दीजिए। मिनॉरिटी मुसलमान बोला था कि नहीं बोला था, हाँ या ना में बोलिए। आदिवासी बोला था। मैं पूछ रहा हूं, आदिवासी और दलितों का जिक्र था कि नहीं था? मुस्लिम बोला था। अभी मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं डिबेट सेटल करता हूं। ओके, शेदात 5 सेकंड 10 सेकंड 5 सेकंड एक मिनट, दो हाथ कर लीजिए, हमसे कर लीजिए दो हाथ। 1 सेकंड, शेदात कुछ कहना चाह रहे हैं। 1 सेकंड, शेदात 5 सेकंड, बोलिए आप। हाँ हाँ, કોમ્પ્રોમાઇઝ નથી કરતી। વૈજ્ઞાનિક જોન કુમાર આ દેશના પ્રધાનમંત્રી એમ કહેતા હતા કે આ હિન્દુસ્તાનની તિજોરી પર સૌથી પહેલો અધિકાર માઇનોરિટીનો। ये जगदीश ठाकुर जो गुजराती में कह रहे हैं, जिनको गुजराती समझ में नहीं आती, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने डंके की चोट पर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार माइनॉरिटीज का ही होगा। ये कोटेड स्टेटमेंट है 2022 का, जरा एक बार चेक कर लीजिए। ओके असीम वकार, से पूछना चाहता हूं। ओके असीम वकार, 30 सेकंड, देन अजीज खान, असीम वकार। देखिए, मैंने सीधा सीधा सा कहा, मैं तो लोगों से कह रहा हूं कि इसकी पूरी की पूरी वीडियो निकालकर चेक करें आप लोग। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि तुम्हारा मंगलसूत्र बेचकर दे दिया जाएगा। अडानी साहब पर 3.91 लाख करोड़ का कर्ज है, 41 पॉइंट समथिंग अरब डॉलर का। किसका पैसा है सर ये? मैं पूछ रहा हूं, क्या पाकिस्तान की जनता का पैसा है? प्रोफेसर आगे 10 सेकंड। क्या ये मुस्लिम तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है या फिर चुनावी माहौल है या बीजेपी खेल कर रही है? देखिए, मैं बड़ा हैरान होता हूं जब इस देश में कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम आप क्यों बात करते हैं। तो क्या इस देश में सिर्फ मुस्लिम बात किया जाए? आज़ादी के पश्चात नहीं, देखिए, आज़ादी के पश्चात जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, एक बीजेपी पॉलिटिकल फॉर्मेशन को छोड़ दीजिए तो जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो मुस्लिम तुष्टीकरण के आपस में प्रतियोगिता करती हैं। ठीक है, पॉइंट। अजीज खान, प्रतियोगिता है मुस्लिम तुष्टीकरण की, जैसा प्रोफेसर रागी ने बोला। देखिए अमीज भाई, मैं देख रहा हूं ना कि आज कोई ऐसी बात नहीं की जा रही, उपलब्धि की बात नहीं हो रही है। अभी मनमोहन सिंह के स्टेटमेंट की बात हो रही है। मैं कह रहा हूं, उन्होंने मुस्लिम माइनॉरिटी को भी कहा था, यह नहीं कहा था अकेले, उन्होंने दलितों का, वंचितों का, शोषितों का और साथ साथ मुस्लिम माइनॉरिटी को भी इसका लाभ मिलना चाहिए, यह कहा था। लेकिन उसका नैरेटिव कैसे सेट किया जा रहा है आप देखिए। मैं कह रहा हूं जी माननीय मोदी जी, उनको यह एहसास हो गया है कि सत्ता हाथ से जा रही है, तो इस तरीके के नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। सत्ता हाथ से जा रही है, सत्ता हाथ से जा रही है कि अब जनता चाह रही है कि हिसाब दो। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाई ही इसलिए गई थी ताकि ओबीसी का रिजर्वेशन। और बात सत्य और तथ्य की, आर पार में वक्त है सत्य और तथ्य का। ऐसा नहीं है कि तुष्टीकरण का खेल 1985 या 86 से ही शुरू हुआ था व्यूअर्स। इसकी जड़ें भारतीय राजनीति में कितनी गहरी हैं, यह समझाने के लिए मैं आपको कुछ और साल पीछे ले जाना चाहता हूं कि तुष्टीकरण क्या है आखिरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में राम मंदिर का न्योता ठुकराने वाले नेताओं और पार्टियों पर जमकर प्रहार किया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेस के कुछ पुराने कर्मों को याद किया जाने लगा, पुरानी बातों को याद किया जाने लगा, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राहुल गांधी के अफगानिस्तान दौरे का भी जिक्र शामिल है। सबसे अहम बात यह है कि ये तीनों ही अफगानिस्तान दौरे के दौरान बाबर की कब्र पर पहुंचे थे। लोग पूछ रहे हैं कि गांधी परिवार की राम मंदिर से दूरी और बाबर की कब्र पर जाने की क्या मजबूरी थी। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि वो बाबर जिसने राम मंदिर को तुड़वाया, वो गांधी परिवार का इतना फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों बन गया? क्योंकि 3 पीढ़ियां गई। क्या वोट बैंक के लिए सनातन आस्था पर प्रहार का फॉर्मूला आजादी मिलते ही कांग्रेस ने अप्लाई करना शुरू कर दिया था? क्योंकि पंडित नेहरू ने अपनी किताब ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड
हिस्ट्री में बाबर के बारे में जो लिखा है वो आप पढ़ के हैरान हो जाएंगे। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किताब के चैप्टर 88 के पैरा नंबर 303 में पंडित नेहरू लिखते हैं कि बाबर सबसे सभ्य और शानदार व्यक्तियों में से थे। उनमें सांप्रदायिकता और कोई धार्मिक कट्टरता नहीं थी। उन्होंने अपने पूर्वजों की तरह विनाश नहीं किया। वो कला और साहित्य के प्रति समर्पित थे। हैरानी इस बात की है कि कांग्रेस के संस्थापकों में से एक पंडित नेहरू ने बाबर को मोस्ट सेकुलर तक बता दिया था, जबकि बाबरनामा में खुद बाबर क्या कहता है ये सुनिए जरा। मैं इस्लाम के लिए जगह जगह घूमा, काफिरों और हिंदुओं से लड़ता रहा, शहीद होने के लिए मैं तैयार था, लेकिन अल्लाह का तो शुक्र है कि मैं गाजी बन गया। ये बाबर लिखता है। बाबर खुद को काफिरों और हिंदुओं से लड़ने वाला गाजी यानी धर्म योद्धा बता रहा है, लेकिन पंडित नेहरू की किताब जो उस पर किताब है उसे सेकुलर बता रही है। क्या इससे बड़ी तुष्टीकरण की कोई प्रकाशता हो सकती है? यह सवाल पूछा जाएगा। अब इस कथित सेकुलरिज्म की आगे की कहानी भी सुन लीजिए। पंडित नेहरू के बाद इंदिरा गांधी 1968 में बाबर की कब्र पर पहुंची। पूर्व केंद्रीय मंत्री नटवर सिंह ने अपनी किताब हार्ट टू हार्ट में बताते हुए यह लिखा कि भारत की प्रधानमंत्री वहां खड़ी थी, थोड़ा सिर झुकाकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रही थी। मैं उससे कुछ फीट पीछे था। वो संजोने और याद रखने वाला क्षण था। ये नटवर सिंह लिखते हैं। सिलसिला यही नहीं रुका। इंदिरा गांधी के बाद 2005 में श्री राहुल गांधी भी अफगानिस्तान पहुंचे। उन्होंने भी बाबर की कब्र देखी, लेकिन राम मंदिर अभी तक गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं गया। ये फैक्ट है। उल्टे इस प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकरा दिया गया कांग्रेस द्वारा। नोट है, लिखित नोट है। सवाल यह उठता है कि भारत के लोग राम के वंशज हैं या फिर बाबर के। राम के नाम से हम जाने जाएंगे या फिर बाबर के नाम से, यह फैसला आप पर मैं छोड़ता हूं। मैंने कुछ फैक्ट्स आपके समक्ष रखे हैं। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, आर पार में इतना ही। आपको सबको मेरी नमस्कार। जय हिंद।